बेटा तुम लोग टाइम बहुत अच्छा वेस्ट कर लेते हो। क्या कला है तुम्हारे अंदर। ओहो, क्या खतरनाक, मतलब क्या बोलूं मैं। टाइम वेस्ट करना कोई सीखे तो आप लोगों से सीखे। टाइम कैसे वेस्ट करा जाता है ये न्यू बैच के बच्चों से आप सीख सकते हो। सबसे नहीं, कुछ, मतलब नॉट ऑल, इट इज नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट। टाइम ऐसे वेस्ट होता है ना, बिल्कुल। ये दो दो चार चार 5-10 मिनट जो मिलते हैं इसमें रिवाइज कर लिया करो। जो क्लास आपकी स्टार्ट होनी है उसका पिछला रिवाइज कर लिया करो। एंड दोज हु रिवाइज दे आर वाइज ओनली। समझ में आ रहा है? रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस बता दिया था? अरे काहे नहीं बताया? स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, ये तीनों पूरे आएंगे। ये तीनों पूरे आएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहेगा। ये लेटेस्ट है ना। और ये चैप्टर बैकबोन है केमिस्ट्री का, ध्यान रखना। बैकबोन है, आगे बहुत काम आएगा ये मोल कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक बुक है जिससे मैं पढ़ता था, ठीक है। लगभग 500 पन्नों की बुक है, 500 पेजेस हैं उसमें। उस बुक का नाम मालूम है क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट। 500 पेजेस का इंट्रोडक्शन है। उस बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू। तो जिस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट, तो आप सोच लो उसकी डेप्थ क्या होगी। 500 पेजेस की बुक है लगभग। अब तो रिवाइज एडिशन तो और ज्यादा होगा, लगभग 500 पन्ने तो होंगे। पॉइंट क्लियर? और उस किताब का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। तो आप समझ लो इस चैप्टर की डेप्थ क्या होगी। ठीक है, आरसी मुखर्जी सर की बुक है। समझ में आ रहा है? तो आप समझ सकते हो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी होती होगी। पूरी केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर बच्चा वही कर ले तो सिलेक्शन हो सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक ये है, उसमें एक टॉपिक ये है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। चलिए, लास्ट क्या पढ़ाया था? ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। अरे सब ऐसे ही चलेंगे बस। जो मेथड आप बनाना चाहो उससे बना सकते हो। मान लो क्लोराइड मेथड लिया है बुक में, आप ब्रोमाइड बना सकते हो, आयोडाइड बना सकते हो। बट वो जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग करते हैं इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद फिर ये इक्विवेलेंट हम खत्म करेंगे। एक लॉज बचे हैं बस, वो तो लर्निंग वाले हैं, ठीक है, वो खत्म कर देंगे। चलिए लिखियो अगला। वोलाटाइल क्लोराइड मेथड से भी हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। लिखो, वोलाटाइल वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। साथ नहीं दिख रहा आज, डमे पे आया था आज है। और हम कहाँ हैं? अच्छा उधर बैठा है। हाँ, दो चार मेरे फेवरेट हैं, नजर रहती है उन पे हमेशा। वोलाटाइल क्लोराइड, वोलाटाइल समझते हैं आप? जो वेपराइज कर जाए, जो वेपराइज कर जाए दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला लिख लो। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, लिखो। एन इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। एन इज द एन इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वीडी आपको बताया था,
डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, याद आया? E is the equivalent weight, E is the equivalent weight, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आते कम हैं, अब नहीं आ रहे बहुत टाइम से इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये जरा करना, लिखो, find the equivalent weight of NaH2PO4 in the following reaction. बातें बहुत करते हो यार तुम लोग, समय की वही नहीं है। इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, निकालो। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaH2PO4, या आपसे ये भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए? एन फैक्टर चाहिए। तो या तो आप इसका एन फैक्टर बता दो मुझे, या फिर इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट चलो मत भी निकालो, एम मान लेते हैं, ये तो सबको ही आता होगा निकालना। 23, 2, 31, 64 ऐड कर दो, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। बस एन फैक्टर निकालो इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये मतलब सिलेक्शन करवाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, टॉपर चॉइस। हर क्वेश्चन को मैं टॉपर चॉइस नहीं बोलता हूं, ठीक है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई कैटेगराइज देम अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉपर चॉइस। अच्छा क्वेश्चन है ये। बताएगा कोई? बताइए, बताऊं मैं? सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, देखिए, सुनो। 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, जो आएगा अब देख लेते हैं, है ना। पहले ये चेक करो, ये सॉल्ट है मालूम है, ये सॉल्ट Na+ है, तो इसको मैं अगर H+ से रिप्लेस कर दूं तो ये एसिड बन गया। बोलो, क्या ये एसिड बना दिया मैंने? चेक द मेथडोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसमें कितने H हट सकते हैं? 3 बताया था। H3PO4 याद करो, तो 3 कब हट सकते थे? जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ हो, ठीक। चलो, इसमें से कुछ हट गया, कुछ हट गया, ठीक। मैंने इसको बेस से रिएक्ट कराया होगा, और इसको रिएक्ट कराने के बाद मैंने इसमें से एक H हटाया, ये बना दिया। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ। अभी कितने
और एच हट सकते हैं क्या इसमें? क्या इसमें से कितने एच हट सकते थे? तो इसका 3 था, इसका दिस वन। अब कितने हट गए यहां पे? एक ही हटा है ना, बोलो। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? इसका 1 हुआ। बेटा 3 हट सकते हैं ना, हटे कितने? तो एन फैक्टर कितना हुआ? तो इस वाले का एन फैक्टर मेरे भाई 1 हुआ। 3 तो मैक्सिमम हो सकता है ना। यहां पे कितना हो रहा है? 1। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो। ये समझ में आया? इससे ये बना दिया मैंने। अब देखो इसमें कितने एच हट सकते हैं? 2 हट सकते हैं। क्या दोनों हट गए? क्या दोनों हट गए? तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ यहां पे? 2 हुआ। बोलो ये समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? तो यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। यस और नो? नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कहा था इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो प्लस इसमें चाहो तो आप पानी बना लो, ठीक है। एन फैक्टर बैकबोन है, ध्यान रखना। जिसको एन फैक्टर वाला मेथड आ गया वो सुखी है। उसको फिर ना तो रिएक्टेंट चाहिए, ना प्रोडक्ट चाहिए, ना बैलेंस रिएक्शन चाहिए। आंसर अपने आप आएंगे, आंसर अपने आप आएंगे। देखो ये डायरेक्ट सॉल्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये एसिड है, बेस से रिएक्ट करा होगा तभी सॉल्ट बना होगा। तो एसिड कौन सा था इसका? H3PO4। अब सवाल यह आता है सर आपको कैसे मालूम चला कि H3PO4 होगा, H3PO3 क्यों नहीं होगा? तो यहां से क्या आइडिया मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ये कैसा था? पॉजिटिव था, पॉजिटिव था। तो Na+ को मैंने एक पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया, तो वो पॉजिटिव क्या था? तभी तो एसिड मिलेगा ना मुझे, क्योंकि एसिड क्या देते हैं? H देते हैं। तो मेरे को करस्पॉन्डिंग एसिड मालूम चल गया। यस और नो? एसिड समझ में आ गया? अब इस एसिड का मैक्सिमम एन फैक्टर क्या हो सकता है? 3 है। इस एसिड से जब मैंने ये बनाया तो कितने एच हटे? तो इस एसिड का फिलहाल इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या है? 1 है। तभी तो मेरे को ये मिलेगा। तो मैंने ये पता कर लिया, पता कर लिया। मेरे को मालूम था मैक्सिमम 3 हट सकते हैं। अभी कितने हटे? 1। चलो तो अभी इसमें से और कितने हट सकते हैं? तो यहां कितने हट गए? तो एन फैक्टर क्या हुआ? 2 हो गया। आया समझ में? मान लो मैं ये करता, ये इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड कर देता हूं ना। यहां पे मैंने ये बनाया NaH2PO4 प्लस NaOH, मैंने बनाया Na2HPO4 प्लस वाटर। अब बताओ इसमें से कितने हट सकते थे? 2 हट सकते थे। कितने हटे? तो यहां पे एन फैक्टर क्या हुआ? यहां एन फैक्टर, यहां एन फैक्टर। समझ में आ गया? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? मान लो मैं ये लिख देता हूं, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, प्लस वाटर। बताओ यहां एन फैक्टर कितना हुआ? H3PO4 कितने हट सकते थे? 3 हट सकते थे। तीनों हटा दिए, तो एन फैक्टर कितना हुआ? तो यहां एन फैक्टर 3 आया, इस वाले का एन फैक्टर 1 आया, इस वाले का एन फैक्टर और इस वाले का एन फैक्टर कितने? कुछ गलत गड़बड़ लिख दिया, ये 2 है, वो 4 जैसा लग रहा होगा।
NH2 है ये, ठीक है। तो यहां कितने हट गए, दो में से एक, तो यहां इनफैक्टर क्या आया, 1। ये क्लियर हुआ, ये अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाता है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। मैंने एक वर्ड लिखवाया था, रिप्लेसेबल। है कितने उससे मतलब नहीं है, कितने आप। एक बात बताओ, एक बैंक में जो कैशियर होता है एक दिन में कितना रुपया गिनता होगा, कितना अंदाजन? हाँ, 1 करोड़। उसमें मशीन भी तो गिनना होता है। 1 करोड़, क्या वो सैलरी 1 करोड़ लेके जाता है? सैलरी 70, 60,000, 80,000 इतनी होती है। गिनता कितना है? 1 करोड़ एक दिन में, है ना। तो एक महीने में लगभग 25 से 30 करोड़ गिनता है। तो क्या 25 to 30 करोड़ वो लेके जाता है? हाँ, तो कितना गिनता है उससे मतलब नहीं है, कितना टेक अवे, घर क्या लेके जाता है, उसके सैलरी अकाउंट में क्या आता है, उससे मतलब है। तो यहां पे है कितने उससे मतलब नहीं है। हेलो, यहां है कितने एच उससे मतलब, कितने रिप्लेस हो रहे हैं उससे मतलब है। कुड यू गेट इट? समझ में आया? तो ये कहानी है किसकी, एन फैक्टर की। बोलो, आया समझ में? एन फैक्टर क्लियर हुआ? मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन उससे भी करवाया था, H2SO4 से। देखो, H2SO4 से भी करवाया था, ठीक है। जल्दी करो। लिख लिया? जल्दी लिखो। हाँ, अब मास नहीं, एम बाई कर लो 2। अब मास जो भी आ रहा हो, एन फैक्टर निकाल लो भाई, आप मास तो कर ही लोगे यार, ठीक है। आ गया? एन फैक्टर क्लियर हुआ? ध्यान रखना, कभी भी ऐसा केस आ जाए, डाइसी केस होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मेरे ख्याल से अब ये वाला टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। अब एक और लिख लो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक है ये। और एक एनसीईआरटी से पढ़ लेना आप, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी 9th 9th में, ठीक है। वो नहीं लिखवा रहा मैं, पढ़ लेना उसको। लिखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्मूला बनेगा, बोलो। अगर मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये फॉर्मूला बनेगा? नहीं बनेगा। ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ध्यान तो दो, ये यही है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी कंपाउंड हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो भाई। हेडिंग क्या दी मैंने? तो इसका मतलब कोई किसी को भी मिला के कुछ तो भी बना दो, नहीं ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन लॉज, तो वो लॉज हमको फॉलो करने हैं। तो उसी के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि सर NaOH क्यों होता है, NaOH होल ट्वाइस क्यों नहीं होता? नहीं होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज। आया समझ में? तो हमारे क्या क्या लॉज हैं? तो पहला लॉ क्या कहता है, ये आपने 9 से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लो, फर्स्ट लॉ। बेटा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्लास को, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। संडे को देखा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब करना। मैं चाहता हूं बच्चे की खुद की समझ डेवलप हो, ठीक है ना? बच्चे की खुद की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखिए, क्या कहता है ये? इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction the total mass of reactant is always equal to total mass of product. In a chemical reaction the total mass of reactant is always equal to टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो बहुत सिंपल है। तुमको तो कहना चाहिए सर ये तो हमें आता है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है। आप क्या पढ़ा रहे हो? हाँ आप तो सब करेंगे, हाँ अब तो सब कहेंगे। क्या बनता है इससे? पानी बनता है, पानी बनता है। देखो हाइड्रोजन का मास कितना है? यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 32। इस तरफ कितना आया? 34। वाटर कितना हुआ? इधर आया 18। तो क्या बराबर है? इसीलिए बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या किया मैंने? 2H2 2O2, इसको 2 इंटू 2 कर दो, है ना? ये कितना हो गया? 36। और इसको 2 इंटू 18 कर दिया तो ये हो गया 36। तो जितना रिएक्टेंट है उतना क्या आना चाहिए? ये लॉ कहां वैलिड नहीं है? दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। वहां मास डिफेक्ट हो जाता है, मास कहीं चला जाता है। जितना मास मिलाते हैं ना उतना नहीं आता, उससे कम हो जाता है। तो मास जाता कहां है? एनर्जी में। आइंस्टाइन इक्वेशन E बराबर m/c²। बात समझ में आई? तो ये लॉ कहां वैलिड नहीं है? लिखो, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। वहां क्या हो जाता है? मास डिफेक्ट हो जाता है। क्या बेटा? आई एम नॉट गेटिंग। मास
अब वो डिफेक्ट आता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, मॉडर्न फिजिक्स में। क्या? नहीं, ये सब क्लोज कंटेनर में करते हैं हम, ये सब क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है ना। किसने दिया था ये लॉ? हो सकता है कभी साइंटिस्ट का नाम पूछ ले, एंटोनी लेवोशियर, लिख लीजिए। दिस लॉ वॉज गिवन बाई एंटोनी लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उससे भी सम्मानित किया गया है, एंटोनी लेवोशियर, ठीक है। चलिए अगला क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये भी पढ़ा होगा। किसको याद है बताओ? किसने दिया था ये लॉ? किसने दिया था? प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। प्राउस्ट का मैंने जिक्र किया था एक बार, कहां किया था बताओ? पीसी में बताया था मैंने। देखो बड़ा फर्जी टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। नहीं, प्राउस्ट के बारे में मैंने पीसी में बताया था, याद है किसी को? याद ही नहीं है, 3 तारीख को टेस्ट है, याद ही नहीं है। याद है किसी को? पीसी में बताया था मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर मैंने कहा था कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, बताया था, बताया था। फिर उसके बाद बताया था डॉबर आयनर, न्यूलैंड, टेलोरिक हेलिक्स, याद आया कुछ? चलो लिखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिख लो। किसी को याद है कांस्टेंट प्रोपोर्शन? देखो जो 11वीं का एग्जाम देंगे ना, उनके स्कूल एग्जाम में लॉस पूछे जाएंगे, लिख लेना। जब 11वीं का एग्जाम दोगे ना तुम, ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा तुमसे स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लिखो, आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, लिख लो। एक लॉ आएगा कोई भी, हम बता रहे हैं, लिखो। चलो अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। सुनो, वाटर ही लेते हैं, है ना, वाटर ही ले लेते हैं। वाटर के सोर्स क्या क्या हैं? कहां कहां से पानी ला सकते हो? रिवर से ले आओ, सी से ले आओ, वेल से ले आओ, रेन वाटर ले आओ। तो क्या सबका पानी का फॉर्मूला एक रहेगा या अलग अलग होगा? एक रहेगा। तो H और O का रेशियो लेते हैं। H का मास कितना है? 2, O का मास 16, रेशियो क्या आएगी? तो ये रेशियो कैसी है हमेशा, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? भाई कोई भी कंपाउंड है हो, उसका कोई भी सोर्स हो, एक कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी लेकर आओ आप, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स या कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो क्या कांस्टेंट है? रेशियो बाई मास या बाई वॉल्यूम? बाई मास इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यही बनेंगे 4, रेशियो बाई मास, रेशियो बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? मास लिया ना मैंने, मास लिया ना, लिख लो। इन अ chemical compound, in a chemical compound, the ratio of the constituting elements, the constituting element by mass is always fixed. कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जिससे मिलके बना है बाई मास इज ऑलवेज फिक्स्ड, कॉमा, वॉट एवर
द सोर्स कंपाउंड में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, समझ में आया? किसी भी सोर्स से वो प्राप्त करा जाए, वॉट एवर द सोर्स कंपाउंड में बी, वॉट एवर द सोर्स द कंपाउंड में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्या ये समझ में आया? लॉ क्लियर हुआ ये? यस और नो? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करो क्या मिलेगा? प्लस CO2। अभी मैं CO2 पे फोकस कर रहा हूं। कार्बन का कंप्लीट कंबशन करो क्या मिलेगा? अरे कार्बन को जलाओ तो CO2 ही मिलेगा ना यार। हाँ, तुम्हारा कार्बन कुछ और देता है क्या? बोलो। CO का कंबशन करो, क्या देगा? CO2 देगा। कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाओ, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 के सोर्सेस क्या हैं? सेम है कि अलग अलग है? CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जरा मास निकाल लो। कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन 4 3:8। बोलो, तो 3:8 सब में अलग अलग आएगा या सेम आएगा? ये भी 3:8, ये भी 3:8, ये भी 3:8, ये भी 3:8। तो रेशियो क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, एक जैसी है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो एक आधा। ये दो लॉज मेरे ख्याल से 9th में हम पढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी लिखो यार, बहुत धीमी गति के बुलेटिन हो तुम लोग, आराम आराम से लिखते हो, जल्दी। चले अगला लॉ लिखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये थोड़ा सा अलग है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। दिस लॉ वॉज गिवन बाय, बेटा ये थर्ड रो में ना बहुत चिटर पिटर चल रही है, मैं ऑब्जर्व सब करता हूं और मैं फिर एक दिन, समझ में आ रहा है? रोज रोज नहीं, एक दिन होगा जो भी होगा, और वो दिन कौन सा होगा वो आप डिसाइड कर रहे हो। थर्ड रो समझ में आ गया? वो डे मैं डिसाइड करूंगा, फिर मैं ऑब्जर्व सब करता हूं। तो क्या नाम क्या है तुम दोनों के? हेलो, हाँ तुम्हारा? फैजान, अच्छा खड़े हो जाओ जरा, गेट अप। तुम भी खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। पढ़ने आते ही नहीं हो ऐसा लग रहा है। हाँ बहुत पढ़ लिया, चलो टॉप कर गए तुम, टॉपर जा रहे हैं, टॉपर पढ़ लो, कल्टी में निकल लो। हाँ तुम बताओ कहाँ जाना है? पीछे पीछे बैठ जाओ। अब यहां बैठ के बातें करो जितनी कर सकते हो। नाउ कुक द स्टोरीज वॉट एवर यू कैन। बनाओ कहानियां बनाओ, अब करो। किसने दिया था ये लॉ?
मल्टीपल का मतलब जानते हो? मोर देन टू और वन। मोर देन वन इज कॉल्ड मल्टीपल। समझ लो पहले। कोई दो एलिमेंट बताओ, एच एंड ओ, एच एंड ओ, एच एंड ओ मिलके क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? किसी के दिमाग में नहीं आया H2O2 भी बना सकते हैं? हमारा मतलब ये दिमाग चलाना है तुम्हें। बेसिकली योर माइंड इज कंडीशन। H और O मिलके क्या बनाएंगे? H2O। तो यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न ऑफ माइंड कंडीशनिंग। माइंड की जो कंडीशनिंग हो रखी है ना, बोलो, जो माइंड की कंडीशनिंग है ना, उसे रोको जरा। चलिए, ये दो बन गए। अब H2O में और H2O2 में H और O का रेशियो लेते हैं बाई मास। सब कुछ बाई मास चल रहा है। H का मास कितना है यहां पे? O का 2 और ये हो गया। तो तुम देख रहे हो, एक इसमें फिक्स कर दिया है मैंने। फिक्स माने एक जैसा है। इन दोनों में एक जैसा कौन सा है? H का मास एक जैसा है। तो इसका कभी भी रेशियो लोगे तो 1:1 ही आएगा। जो चीज कांस्टेंट है उसका रेशियो लोगे तो 1:1 ही आएगा ना। यस और नो? तो उसका रेशियो नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसका रेशियो लेंगे। ले लिया? क्या आया? और ऐसी रेशियोज के लिए एक वर्ड यूज होता है, सिंपल रेशियो। क्या होता है? पॉइंट क्लियर? बोलो। तो एटम्स जब भी कंबाइन होंगे उनकी रेशियो क्या होगी? सिंपल होगी। क्या होगी? समझ में आया? नहीं आया? तो लिखो, when two elements A and B, when two elements A and B, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, combine, when two elements A and B combine to form two or more than two compounds। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? कम से कम दो या दो से ज्यादा। टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, कॉमा, then the mass of A, which combines with the fixed mass of B, then the mass of A which combines with the fixed mass of B always bears a simple ratio। Always bears a simple ratio। क्लियर हुआ? देखो, मैंने A और B बना दिया इधर, दिख रहा है? A किसको लिया है? दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर? A और B मिलके कितने कंपाउंड बना रहे हैं? मिनिमम कितने होंगे? बाकी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बोलो। A और B में फिक्स किसको करा मैंने? हाँ, किसी एक को फिक्स कर लो। किसको फिक्स करा है मैंने? यहां पे B को फिक्स करा है। तो ये मेरा A था, ये B था। बोलो, तो B तो फिक्स है, B फिक्स है ना। फिक्स का रेशियो निकालोगे हमेशा क्या आएगा? 1:1 ही आएगा। तो उसका रेशियो हमें नहीं लेना है। तो फिर किसका रेशियो लेना है? जो बच गया। बचा क्या रेशियो? कैसा आया? 1:2। ऐसी रेशियोज को क्या कहते हैं? तो सिंपल रेशियो मतलब ऐसी रेशियो आ जाए, 1:2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1:2 आ जाए। ऐसी रेशियोज को क्या कहते हैं? सिंपल रेशियो। पॉइंट क्लियर? ऐसा नहीं आया कि
1:1.9, समझ रहे हो? 1:1.9, ऐसी रेशियोज नहीं आनी चाहिए। बोलो, क्लियर हुआ? सिंपल रेशियो का मतलब समझ में आया? नोट कर लो। सिंपल रेशियो को ऐसे भी हो सकते हैं, स्मॉल होल नंबर। क्या होल नंबर पढ़ा है? 0, 1, 2, 3, ठीक है ना? दे आर स्मॉल होल नंबर। 10 से नीचे रहना, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 2 और 6 लोगे वो तो कैंसिल हो जाएगा ना 1:3। तो लिख लो, एक लाइन लिखो, सिंपल होल नंबर, सिंपल रेशियो का मतलब होता है स्मॉल होल नंबर। स्मॉल होल नंबर, सिंपल रेशियो का मतलब है स्मॉल होल नंबर। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2:6, क्या ये सिंपल रेशियो होगा? नहीं। इसका क्या होगा? आ गया समझ में? आ गया समझ में? सिंपल होल नंबर का मतलब समझ में आया? नोट करो, सिंपल होल नंबर रेशियो स्मॉल होल नंबर होने चाहिए, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड विच लॉ? अब बताओ, एस एंड ओ मिलके कुछ बना सकते हैं? SO2 और SO4 भी? SO4 भी बना सकते हैं भाई मेरे। SO4 नहीं होता कुछ भी, SO4-2 होता है, और SO4-2 एक रेडिकल है, और ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? तो माइनस को क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन में प्लस चाहिए, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दो पॉजिटिव लेगा, Na2SO4, या एक पॉजिटिव ऐसा SO4, समझ में आया? या 2H+ ले लेगा। पॉइंट क्लियर? बोलो, आयंस आर अनस्टेबल। आयंस आर, आपको कभी, आपको जिंक आयन नहीं मिलेगा, नेचर में जिंक मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेचर में आपको कॉपर मिलेगा, कॉपर प्लस नहीं मिलेगा, कॉपर +2, तो आयंस आर अनस्टेबल। याद रहेगा? क्लियर हुआ? तो ये मिलेगा क्या? ये नहीं मिलेगा ना, ये मिलेगा, अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो चलो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बताओ, एस और ओ का रेशियो लो, एस और ओ का रेशियो लो, बताओ। देखते हैं सिंपल आ रहा है कि नहीं, बस हमें सिंपल चेक करना है बस। एस का मास कितना है? ओ का मास 32, एस का मास, ओ का मास 48। देखो ये फिक्स है, हेलो, ये फिक्स है ना? तो फिक्स वाले का रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1:1 ही आएगा। वो तो डिफाइंड है ना कि वो तो 1:1 आएगा, तो क्या उसका रेशियो लोगे? तो फिर किसका रेशियो लोगे? जो बच गया, लो इसका रेशियो ले लो। 32, 48, कितना आया? 16, 2, 32, और 16, 3, 48। तो रेशियो क्या आया? इज इट अ स्मॉल होल नंबर? क्या ये स्मॉल होल नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है। नहीं है? अभी तो करा था कहीं 2:6 लिख के, बोलो। तो लॉ वैलिड हो गया, वेरीफाई हो गया लॉ। नोट करो, इन पे भी ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आते नहीं है। पूछने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ और भी है, इसलिए एग्जामिनर सोचता है यार ये क्या पूछ रहा हूं मैं, बट कोई पूछ भी सकता है। तो वी विल नॉट टेक एनी वेंचर, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, पढ़ेंगे सब, कुछ भी आ जाए। चलिए, लिख लिया? तुम दोनों नेक्स्ट क्लास में पेरेंट्स को लेकर आना।
ठीक है, तुम दोनों नेक्स्ट क्लास में पेरेंट्स को लेकर आना और साथ से पूछ लेना, वो गाइड कर देगा तुम्हें। ठीक है, अब सही हो जाए। एन एंड ओ मिलके क्या बनाएंगे बताओ? कुछ नहीं, नो नो, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ यार। N2O बना देंगे, N2O2 बना देते हैं, N2O3 बना देंगे, N2O4 बना देंगे, और N2O क्या ये बनाएंगे? NO3 माइनस, ये नहीं बनाएंगे, अनस्टेबल होता है, रेडिकल है ना। ये क्लियर हुआ? अब करके देखो जरा, क्या रेशियो आ रही है? सिंपल आ रही है? चेक करो, चेक करो। चलो, आया? क्या आया? 1 2 3 4 5, वर्कआउट करो तभी आएगा। यही आ रहा है ना? 1:2:3:4:5। अरे कोशिश तो करो यार, सब आएगा। नवाब आया तुम्हारा? दिखाओ जरा, कितना आया? क्या कह रहा है? दिखाओ। नहीं देखना। चलो, अब तुम नवाब हो यार, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत? टाइम किल कर रहे हो तुम तो। एन का मास 14 2 28 16 28 32 28 48 28 64 28 16 5 80। देखो ये फिक्स है, तो इसी का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कोई मतलब है नहीं। 28 28 28 का रेशियो लेके कुछ फायदा है? तो रेशियो किसका लेना है? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा 16 का पहाड़ा आना चाहिए, 16 का टेबल नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। 16 32, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था बेटा टेबल्स याद कर लो। 1 2 3 4 5। इट इज अ सिंपल रेशियो। SR मतलब आ गया? यस और नो? समझ में आ गया? क्या कह रहा है? तुम टाइम पास कर रहे हो नवाब, तुम टाइम पास कर रहे हो बेटा, सही बता रहा हूं मैं। 2025 26 2027 में बताना मुझे। 2027 में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है? मेरे शब्दों को गलत प्रूफ कर दोगे अगर तुम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी द वेरी हैप्पी पर्सन इफ यू प्रूव मी रॉन्ग। बट अनुभव ही कोई चीज होती है। थ्रू माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग। चलिए देखो, ये हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके H2O एंड D2O बनाते हैं। इसको हैवी वाटर भी कहते हैं, बताया था पहले भी। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बताओ कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल। दो ही लॉ हुए हैं अभी। मल्टीपल फॉलो करेंगे। देखो
कांस्टेंट तो फॉलो कर ही नहीं सकते, क्यों? दोनों अलग अलग हैं, मल्टीपल भी नहीं कर सकते, दोनों के मास अलग अलग हैं। रुक तो जाओ भाई। H का मास कितना होता है? O का, D का मास 2 होता है, डबल होता है। अरे ड्यूटेरियम याद करो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बताया था, मेरे को याद है। तो यहां मास कितना आएगा? 4। यहां कितना आएगा? बोलो, क्लियर? सुन तो लो जरा, क्लियर? अब आप क्या कहोगे? ये फिक्स है, ये फिक्स है, बट ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं? अलग हैं। देखो दोनों अलग है ना, नहीं आया समझ में? ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये आइसोटोप्स है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। आ गया समझ में? किसके लिए वैलिड नहीं है? नोट कर लो। आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर? क्या इसके लिए वैलिड है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, दे गिव मी 2 कंपाउंड्स, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। बताओ क्यों नहीं होगा? ये आइसोटोप कहां है? कहां लिखा है? कहां लिखा है ये आइसोटोप है? लिखा क्या मैंने कहीं आइसोटोप है? बोलो, मैंने लिखा कि कहीं आइसोटोप है? यस और नो? जो ऑक्सीजन यहां है वही यहां पर है, वही यहां है। आया समझ में? अगर मैं ये लिख देता कि ये ऑक्सीजन 16 है और ये ऑक्सीजन 17 है, तब वैलिड नहीं होता, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन अलग अलग हैं। अब यहां ऑक्सीजन लिखी है O2, तो जो ऑक्सीजन यहां है वही यहां पे मानी जाएगी, वही यहां मानी जाएगी। बोलो, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लिख लो। क्या यहां वैलिड है? यहां वैलिड है कि नहीं है? और अगर मैं ऐसे कर दूं, सॉरी, मैं ऐसे कर इसको लिख दूं, CuO 16, Cu2O 17, वैलिड है क्या? यहां वैलिड, क्योंकि दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ये अलग हैं। क्या बात समझ में आई? तो ये लॉ कहां वैलिड नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि 1:2:3 में आपसे पूछा जाएगा क्या ये सिंपल रेशियो है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा वो। पॉइंट क्लियर? स्टीफन, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? क्या नाम है? नजर है? सईद, नजर है आप पे, ध्यान रखना। नजर है, पूरी नजर है बेटा। यू आर, मेरे रडार में आ गए हो तुम, अब ध्यान रखना। यू आर इन माई रडार, ध्यान रखना। 2-3 को मैंने, अच्छा मैं जैद को जिस दिन बोल दूंगा ना, वो तुम्हें भगा देगा। तुम दिखोगे नहीं MP नगर में, तुम MP नगर में नहीं दिखोगे। कोचिंग तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, MP नगर में नहीं दिखोगे तुम, ना Zone 1 में ना Zone 2 में। चलिए, ये क्लियर हो गया? क्यों? हाँ हाँ, कॉपर की 1 हो गई, यहां कॉपर की 2, ऑक्सीजन की 2। कॉपर 2 होता है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, इसलिए करा है। आ गया समझ में? कॉपर की 2 वैलेंसी बताई थी ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक, याद आया? जैसे आयरन ने बताया था, फेरस फेरिक। नहीं क्लियर है? चलिए अगला लिखो।
लिखो, ये अब लास्ट लॉ है ये। अच्छा, इसके एक और लॉ लिख लो, गैलुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग, बताया था क्या ये पहले, वॉल्यूम ऑफ gases, 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 लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो, Gay-Lussac's law of combining volume of gases. This law is only for gases, gases, gas, है ना? जल्दी लिखो, ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। This law is valid for gases only. लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो जल्दी लिखो, gases react, hey no chitter pitter, gases react in the simple ratio of their volume. Gases react in the simple ratio of their volumes. If, full stop लगा के, if the product is also, if the product is also a gas, लिखो, then if the product is also a gas, then लिखो, if the product is also a gas, then it also bears, भालू मत लिख देना, a simple ratio. It also bears a क्या, simple ratio. If the product is also a gas, then it also bears a simple ratio. बस इसको समझो, it also bears a simple ratio. चलो ध्यान दो, ध्यान दो, बस नाइट्रोजन इज अ गैस, अब गैस बोलेंगे ना, अब गैस बोलेंगे, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, तीनों गैसियस स्टेट में है, बोलो। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, आगे 1 लिखा है, 1 मोल, इसके कितने मोल, क्या ये भी गैस है, नहीं गैस नहीं दिख रहा तुम्हें, कितने मोल हैं, 2 मोल, कंडीशंस फिक्स हैं, एसटीपी, कंडीशन बाय डिफॉल्ट एसटीपी है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, आ गया, है ना? तो अगर मुझे ये लॉ मालूम होता तो मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट यहीं से रेशियो निकाल देता, बोलो, अल्टीमेटली आ तो वही रहा है ना, बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज मैंने बताई थी पहले, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 का डबल, तो मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, आ गया समझ में? ये रेशियो कैसा आएगा, सिंपल, सिंपल रेशियो का मतलब स्मॉल होल नंबर, लिख लो, ये लॉ हो गया क्लियर।
लॉ क्लियर हुआ? इसी को क्या कहते हैं? गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये गैसेस के लिए है, ये गैसेस के लिए है। हाँ, क्लियर हुआ? जल्दी करो यार तुम लोग, फिर अभी चे पे करोगे। चलो देखो जरा, S प्लस O2 SO2 बैलेंस करो। बैलेंस है? क्या रेशियो आएगा? तो इज द लॉ वैलिड? इज द लॉ वैलिड? यस और नो? इट इज नॉट वैलिड। सल्फर क्या होता है? दिमाग तो लगाओ, तुम दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हो। तुमने 9th में पढ़ा होगा सल्फर येलो सॉलिड, लैब वेब में प्रैक्टिकल में भी करा होगा, येलो कलर पाउडर दिखता है, याद आया? क्लियर? तो क्या यहां पे ये लॉ वैलिड है? नहीं है वैलिड। लिखो लॉ इज नॉट वैलिड। व्हाई? क्यों? सल्फर क्या है? सॉलिड है, तो सब गैस होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? बताओ यहां वैलिड है? बोलो, क्या यहां वैलिड है? यहां वैलिड है। HCl एसिड तब बनता है जब इसको पानी में डालते हैं, याद आया? मैंने बताया था, ठीक है ना? बताओ क्या रेशियो आएगा? रेशियो क्या आएगा? 1:1:2 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो ये तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, ये तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। और मैंने पहले ही आपसे बोला था, कभी भी केमिकल रिएक्शन दी हो एग्जामिनर पे ट्रस्ट मत करो, बैलेंस करो। याद रहेगा? नोट करो। जल्दी करो। चले आगे। लास्ट लॉ है ये बेटा, एनसीईआरटी से डाल्टन थ्योरी पढ़ लेना, और 9th में पढ़ी होगी तुमने। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कंबाइंड इन सिंपल रेशियो। याद आ रहा है? एक बार पढ़ लेना। रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखो। ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये पढ़ा चुका हूं। ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया था, ठीक है ना? इसको समझा रहा हूं, बस ध्यान दो, ध्यान दो। सुनो, ध्यान दो। ये 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। क्लियर? ये बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत डिटेल में कराया मैंने ये। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताओ? H और S मिलके क्या बना सकते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो। S और O मिलके एक बार में एक ही बनेगा, क्या बनाना चाहते हो? SO2 बनाओ या SO3? SO2 बना दिया, चलो एक बार में एक ही बनाऊंगा बस। आप बोलते SO3 तो आई वुड हैव रिटन SO3। पॉइंट क्लियर? H और O मिलके H2O भी हो सकता था और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हो सकता था, ठीक है? बट एक बार में एक ही लोगे कोई। ये समझ में आया? कोई 2 पेयर उठा लो जो तुम्हें मन कर रहे हो। अरम बताएगा। अरम तुम बताओ कौन सा पेयर उठाऊं? 2। H2O और एंड SO2, कोई भी 2 पेयर ले लो, ठीक है? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं।
एच एंड ओ, एस एंड ओ लिखा। एक तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, एक कॉमन दिख रहा है, चलो मैंने इस पे एस्ट्रिक लगा दिया, ठीक है, कॉमन है ये। एनीवे एच का मास कितना है 2, ओ का 16, एस का, ओ का 32। क्लियर, ये क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? क्या मैं जो दोनों में कॉमन है उसको सेम कर सकता हूं किसी तरीके से? कैसे करूं बताओ? 2 16 बोलो, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये समझ में आया क्या करा मैंने? जो कॉमन है उसको मुझे सेम करना है। पहले भी यही कर रहे थे, मल्टीपल में देखो तो यही कर रहे थे ना, दो सेम है। अब जो कॉमन नहीं है उसका रेशियो निकालो। क्या आया? यहां तक किसी को कोई डाउट था? यहां तक कोई डाउट? तो तुमने रेशियो किसका लिया? अरे कुछ भी मत बोलो भाई, किसका? एच और एस का लिया है, एच और ओ का थोड़ी ना लिया है। किसका रेशियो लिया? एच और एस का रेशियो लिया है। क्या रेशियो आया? यहां तक कोई डाउट? वास्तव में एच और एस मिलके क्या बना रहे हैं? चलो H2S में देखते हैं क्या हो रहा है। एच और एस का रेशियो लेते हैं, क्या आया? 2:2, और सिंप्लीफाई करो 1:2। ये दोनों रेशियो या तो सेम आएंगे या मल्टीपल आएंगे। क्या 16 8 का मल्टीपल है? 8 के टेबल में 16 आता है, तो देखो 1:1। 1 के टेबल में 1 आता है कि नहीं? नहीं आता। 1 1 जा 1 नहीं आता। 8 के टेबल में 16 आता है, तो या तो ये दोनों क्या होंगे? सेम आएंगे, या फिर क्या आएंगे? तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ, कुछ भी करो उल्टा पुल्टा, दो बातें आएंगी, या तो सेम आएगा या फिर, जॉट इट डाउन। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कुछ भी करो, या तो सेम आएंगे या फिर मल्टीपल, मतलब सिंपल मल्टीपल, जो अभी बताया था मैंने, सिंपल होल नंबर रेशियो, याद आया? स्मॉल होल नंबर उसके टेबल में आना चाहिए बस। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? उसके टेबल में आना चाहिए, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, वो वर्ड्स, वो फिगर आना चाहिए बस। इसका मतलब सिर्फ इतना निकलता है और कुछ नहीं निकलता। इसके बाद एक पेयर में लेके कर, अभी करके बताओ, फिर थर्ड पेयर जो बचेगा वो घर से करके लाना, ठीक है? कोई एक पेयर ले लो। तुम बताओ यासिर, अगला पेयर कौन सा लिया जाए? H2S और, चलो ये नोट कर लो। उसके बाद इस पेयर के लिए हर बच्चा करेगा H2S और SO2। चलो जल्दी करो, चेक करो क्या मल्टीपल आ रहा है या सेम आ रहा है। क्या कोई भी पेयर ले सकते हो आप, फिक्स नहीं करा है मैंने, आप इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप बताओ क्या करना है, जिसके आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ना रहे कि ये तो रटना है, रटना नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ। पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, तुम दोनों के पास आई कार्ड है? आई कार्ड है? दे देना, मैं नीचे जमा कर देता हूं।
क्या आ रहा है? तो मल्टीपल आया, सेम आया? सभी का मल्टीपल आ रहा है या सेम आ रहा है? कितने लोगों का सेम आ रहा है? मल्टीपल आया? किसका नहीं आया मल्टीपल? तो आई थिंक ये लॉ समझ में आ गया। तो क्या देखना है? मल्टीपल देखना है या सेम देखना है? यही लॉ, क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है घर जाके, क्या? डेल्टन थ्योरी। पढ़ लोगे? 9 से पढ़ी होगी आपने, इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो कोई बड़ी चीज तो नहीं है वो। तो अदरवाइज दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, अगली क्लास से रिडॉक्स चालू करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये सब यूज होगा रिडॉक्स में, ये सब यूज होगा रिडॉक्स में। चली जाइए, चिल मारिए।